देखिए, अगर आपने कभी भी किसी यूपीएससी टॉपर को सुना है, तो आपने हमेशा टॉपर के मुँह से पीवाईक्यू की तारीफ़ ज़रूर सुनी होगी कि अगर आपको यूपीएससी को क्वालीफ़ाई करना है, तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। पीवाईक्यू का एनालिसिस समझना होगा। अब दिक्कत ये है कि आप में से बहुत सारे लोग पीवाईक्यू को सॉल्व करना चाहते हैं, पर उनको यही नहीं पता है कि पीवाईक्यू को सॉल्व कैसे किया जाता है। आप सोचते हैं कि मैं किसी भी पब्लिकेशन हाउस की एक बुक को खरीद लूँगा, उसके एक-एक सवाल को लगा लूँगा और आपके पीवाईक्यू सॉल्व हो जाएँगे। ऐसा नहीं है। पीवाईक्यू को सॉल्व कैसे किया जा रहा है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। एक-एक सवाल के ऊपर अपन कम से कम 10 से 12 मिनट का टाइम देंगे। इस पहले वीडियो में अपन सिर्फ ये सीख रहे हैं कि पीवाईक्यू को सॉल्व कैसे किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन ये जानेंगे, कंप्लीट पेपर को सॉल्व करवाऊंगा और उसके अंदर अपन बहुत सारी चीज़ें और भी सीखेंगे। फॉर एग्जांपल ऑप्शंस एलिमिनेशन क्या है, लॉजिकल रीजनिंग क्या है, लॉजिकल गैस क्या है, उन सबको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ पीवाईक्यू को सॉल्व करते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है और किसी भी क्वेश्चंस का आंसर डिटेल में कैसे अपन प्राप्त कर सकते हैं, एआई टूल का कैसे यूज करना है, वो सब कुछ अपन इस वीडियो में जानेंगे। सो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। करीब 1 मिनट का टाइम मैंने इंट्रो में लिया। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वार्म वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आप सभी लोग मुझे पहले से जानते हैं, मेरा नाम मुकेश पुखराज है। और अगर आपको इस तरीके के वीडियो जरा भी अच्छे लगते हैं, तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जो भी अच्छा लगे कर सकते हैं। और आजकल एक नया फीचर भी आ रहा है नीचे कि आप वीडियो को हाइप कर सकते हैं, तो आप हाइप भी कर सकते हैं। और साइड में मैं एक दूसरा चैनल भी साथ साथ में चला रहा हूँ मुकेश पुखराज के नाम से, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे अपन कंप्लीट यूपीएससी की क्लासेस चलाएंगे प्री के लिए, मैराथन के रूप में। तो वो आपको बाद में हेल्प करेगा, तो उसको भी आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। सो इंट्रो में काफ़ी टाइम ले लिया और आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। पर देखिए, शॉर्ट में बात हो नहीं सकती, थोड़ी लंबी में करेंगे। तो ठीक है, इसी तरीके से चलेंगे। ठीक है, थोड़ा हंसी मजाक के साथ में और थोड़ा धीरे धीरे। अब आप ये देखिए कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूपीएससी 2024 का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ और अपन ये देखेंगे कि यूपीएससी 2024 में कैसे अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि अपन 2024 का पेपर क्यों सॉल्व कर रहे हैं, 2025 का पेपर भी सॉल्व कर सकते थे। पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास में ओरिजिनल यूपीएससी के आंसर की है नहीं 2025 के लिए। जब तक वो नहीं है तब तक अपन रिस्क नहीं लेंगे, सीधा 2024 के साथ में ही शुरू करते हैं। सो देखिए आप, ये पहला सवाल है। अब आप ये भी देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे मेरा मेन मोटो ये नहीं है कि मैं आपको इसका आंसर को बताऊं या फिर इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ के बताऊं, ये मेरा अभी मोटो है नहीं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये सिखाने की कोशिश करूंगा कि आप एआई के माध्यम से किसी भी क्वेश्चन का डिटेल में आंसर कैसे ले सकते हैं। अब आप ये समझेंगे कि एआई के माध्यम से कैसे। आप में से बहुत सारे लोग चैट जीपीटी, गूगल एआई या फिर जेमिनी किसी को भी यूज़ कर रहे होंगे, पर आप में से मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता है कि इनको यूपीएससी के लिए यूज़ कैसे करना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक बार के लिए मैं आपको खोल के बताता हूँ। चल नहीं रहा है, हैंग हो चुका है क्या? 1 सेकेंड। अब आ गई है, ठीक है, हो गया। देखिए, आप में से मैक्सिमम लोग करते क्या है कि वो सबसे पहले चैट जीपीटी पे आते हैं और कोई भी सवाल उनको समझ में नहीं आ रहा, तो वो यहाँ पे आके क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे और सोचते हैं कि एआई आपको जवाब देगा। ये आप मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इस टूल को चाहे तो। आप चाहे तो लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिक बातें आपको पता होगी, नहीं पता है तो आप गूगल से सीख सकते हैं कि एआई को कैसे यूज़ करना है। अब आप देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि आप जैसे ही एआई पे आते हैं, किसी भी सवाल को पूछते हैं, तो वो आपको कई बार गलत जवाब देता है। आप सोचते हैं कि प्रॉब्लम एआई में है। प्रॉब्लम एआई में नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे पूछने के तरीके में। अगर आप उसको सही से सवाल पूछेंगे तो वो आपको सही से जवाब देगा। अब बात ये रहती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सही से पूछना कैसे है। तो सही से पूछने के लिए हमारे पास में होना चाहिए एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट। अब आप सब बोलेंगे कि प्रॉम्प्ट क्या है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है, प्रॉम्प्ट वो टूल है, जैसे अगर आपको कोई बोले कि आपको यूपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज लगानी है, तो आपको पता है ना कि टेस्ट सीरीज को कैसे लगाना है। तो आपको पहले कोई कमांड देगा कि ऐसे ओएमआर शीट में क्वेश्चंस को पढ़ना है, ये गोला भरना है। तो आपको पहले से इस जानकारी पता तो होगी ना कि आपको एग्जाम पे सेंटर पे जाके बैठना है, ओएमआर को भरना है। वैसे ही अपन एआई को बताएंगे। वो एआई को बताने के लिए अपन जिस टूल का यूज करते हैं उसको अपन प्रॉम्प्ट बोलते हैं। ठीक है, इतना जान लो, इतना आपके लिए काफी है। तो अब आपको करना क्या है, मैंने एक प्रॉम्प्ट बना के रखा हुआ है। अब आपसे प्रॉम्प्ट नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने खुद ही इसको बना के रखा हुआ है। आप एक काम कर सकते हैं, इस पूरे प्रॉम्प्ट को लेके यहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इसको मैं टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि आप इसको जब भी चाहे यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर आप चाहे तो आप हिंदी में भी जवाब ले सकते हैं, इंग्लिश में भी जवाब ले सकते हैं। आपको लैंग्वेज का ऑप्शंस मैंने इसमें दे रखा है। जब भी आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश मिक्स का लिखा हुआ है ना, तो आप यहाँ चाहे तो हिंदी लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश लिख सकते हैं। जिस भी भाषा में सवाल पूछेंगे वो आपको उस भाषा में जवाब दे देगा। तो सबसे पहले
जब भी आप किसी एआई टूल को यूज़ करें तो सबसे पहले इस प्रॉम्प्ट को उसको दीजिए। इस प्रॉम्प्ट को देंगे तो उसको समझ में आएगा कि आपको चाहिए क्या? आपको किस तरीके से इसको यूज़ करना है, उसको ये बात समझ में आएगी। तो ये हमने दे दिया। जैसे आपने इस प्रॉम्प्ट को दिया तो आप देखिए थोड़े टाइम के लिए काम किया और ये अब आपको बताएगा। अब ये किस तरीके के क्वेश्चंस किस तरीके से एनालिसिस करेगा वो समझिए। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले ये देखिएगा कि इस क्वेश्चंस पे पूछा क्या गया है, इसमें कीवर्ड क्या है, हिडन ट्रैप क्या है, यूपीएससी ने इसको किस इंटेंशन से पूछा है, ये आप पता करेगा। ठीक है, देन आफ्टर ये किस बेस पे पूछा गया है ये पता करेगा। उसके बाद में एक्यूरेसी को ये 3 टाइम चेक करेगा। जब भी आप किसी क्वेश्चंस को पूछेंगे तो ये आपको डायरेक्ट आंसर नहीं देगा, 3 बार उसके आंसर को चेक करेगा, क्या मैं सही बता रहा हूँ। जितने भी टूल अवेलेबल है इंटरनेट पर उन सबको यूज करेगा और फिर आपको 3 बार चेक करके आंसर को देगा। इसके कारण गलती होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद में ये कंप्लीट एनालिसिस प्रोवाइड करेगा एक एक ऑप्शंस का। किसी भी क्वेश्चंस में 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, तो उन सबको ये खोल के आपको बता देगा। उसके बाद में किसी क्वेश्चंस का करंट के साथ में कोई लिंक है, करंट अफेयर्स के साथ में, तो वो भी बता देगा। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिटी का सवाल है जो कि 2023 में पूछा गया था, अगर उससे रिलेटेड कोई टॉपिक इस साल सुर्खियों में है तो वो भी आपको बता देगा इस साल के इससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन सुर्खियों में है, तो इसको भी भाई तू पढ़ ले और ये सारी जानकारी कर ले, तो ये आपको बता देगा। इन सबके साथ में अगर कोई भी रिलायबल सोर्स से यूपीएससी ने सवाल पूछा है, फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, तो ये आपको ये भी बता देगा ये सवाल कहाँ से पूछा गया है, ताकि आपको पता रहेगा कि आप फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी के सवाल लगा रहे हैं तो आपको ये बता देगा कि ज्योग्राफी में किस एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है। तो आपको इससे ये पता रहेगा कि आपको किस एनसीईआरटी को फिर से पढ़ना है और कितना टाइम देना है। और इन सबके साथ में लैंग्वेज ईजी रखेगा, ईजी टू आपको समझा देगा। तो इतना सब कुछ ये आपको करके देगा एआई टूल। ये आपको पहले से पता नहीं था, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि एआई को कैसे यूज करना है। तो अभी मैंने पूरे 7 मिनट लेके आपको ये सारी बातें बताई हैं। अब समझते हैं कि कैसे पीवाईक्यू को यूज करना है। देखिए मैं टाइम लंबा ले रहा हूँ, इसके पीछे सिंपल सा कारण है कि शॉर्ट में आज तक आप समझते आए हैं पर आपको समझ में आया नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप लंबे वीडियो देखना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा भी इस चैनल पे जो आगे की योजना है वो कुछ इसी तरीके से है कि मैं 4-4, 5-5 घंटे की वीडियो अपलोड करूँ। तो उसके लिए आपको भी थोड़ा-सा सपोर्ट दिखाना होगा। अब देखिए मैंने एआई टूल को एक कमांड दे दी है। अब अपन देखते हैं कि ये एआई टूल कैसे सवालों का जवाब देता है और कितना अच्छे से जवाब देता है, ठीक है? और फिर अपन देखेंगे कि इसका एनालिसिस अपन को कैसे करना है। तो किसी भी एक सवाल को ले लेते हैं। पहला सवाल यूपीएससी प्री में चॉइस में ज्योग्राफी से पूछा है। इसका जवाब मुझे पता है या नहीं पता है ये मायने नहीं रखता। अब मायने ये रखेगा कि ये एआई कितना अच्छे से काम करता है। सवाल कुछ इस तरीके से हैं। पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी आगामी यानी कि इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय द इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ओके, सेकंड ऑप्शन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। सेकंड ऑप्शन है इंग्लिश में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोस्फियर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ द लॉन्ग वेव रेडिएशन। ठीक है, ये सवाल है, मोटा मोटे तौर पे आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो इसकी भाषा कुछ इस तरीके से कह रही है कि हमारे धरती पे जो सौर विकिरणें आती हैं जिनको अपन इनकमिंग रेडिएशन बोलते हैं, वो धरती से जो किरणें भेजी जाती हैं उससे ज़्यादा गर्म होती है या फिर वो धरती को ज़्यादा गर्म करती हैं। अगर आपने बिल्कुल ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तो आपको ऊपर होके जाएगा, अगर आपको पढ़ी है तो आपको ये बेसिक बातें समझ में आई होगी। और बाकी बात ये बताई जा रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैस है वो एटमॉस्फेयर में लॉन्ग वेव रेडिएशन को अच्छे से कैप्चर कर लेता है। नहीं पता कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता, यही सोच के चलते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इस सवाल को ले लेते हैं और इस सवाल को एआई को पूछते हैं। हमने जो टूल वहाँ पे दिया है उसको पूछते हैं। बाकी बात एक और बात कि एक सेकंड है, इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, कॉपी तो कर दिया है, कॉपी कर लेते हैं इस फोटो को यहाँ से। आप फ़ोन से कर रहे हो तो आप काम कर सकते हैं कि पीडीएफ डाउनलोड करके फ़ोन से फ़ोटो लेकर एआई को भेज सकते हैं। मेरे पास में एक टूल है तो उसको मैं इजीली यूज़ कर पा रहा हूँ। ठीक है, बाकी बात इन ऑप्शंस को भी एक बार के लिए पढ़ लीजिए। ठीक है, पूछ क्या रहा है ये आपको पता होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन सेकंड फर्स्ट की व्याख्या करता है। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। सवाल ये पूछ रहा है, ऑप्शन से ये कह रहा है कि ये सही है और ये भी सही है, और ये कथन सेकंड है, ये पहले कथन की व्याख्या कर रहा है, मतलब उसको ये समझा रहा है। सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है कि ये दोनों सही तो है पर ये वाला कथन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ये तो सही है पर ये गलत है, और फोर्थ कह रहा है ये सही है और ये गलत है। बहुत कंफ्यूजन है ना, ये इसको और अच्छे से समझाएगा। देखो कैसे आए।
हमने इसको टूल पहले से दे रखा था। अब आपको पता चलेगा कि मैजिक क्या होता है, एआई मैजिक कैसे करता है वो आपको समझ में आएगा। आज तक आपको यही नहीं पता था कि एआई से अपन कैसे मजे ले सकते हैं। सवाल लिया और भेज दिया, ठीक है। अब देखो इसका जवाब आना शुरू होता है। देखो, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको हिंदी में भी भेज के बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या बताया कि ये सवाल, दिस इज ए स्टेटमेंट असर्शन टाइप क्वेश्चंस, जो कि क्लाइमेटोलॉजी से पूछा गया है। मैंने बताया सबसे पहले बताएगा कि सवाल कहाँ से पूछा गया है, ठीक है। ये यूपीएससी ने सवाल क्यों पूछा है। यूपीएससी चाहता है कि आपको एटमॉस्फेयर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता हो, और यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है वो आपको इनकमिंग रेडिएशन और जो मतलब शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता है या नहीं पता है, इसके लिए सवाल पूछा गया है। कोई बात नहीं, इसमें ये भी पूछा गया कि ट्रैप क्या है। ट्रैप क्या है कि मैनी एस्पिरेंट एज्यूम सोलर रेडिएशन हिट द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली। तो लोगों को लगता है कि जो धरती पे मतलब जो सूर्य किरणें आती हैं वो धरती को गर्म करती है, ऐसा मल्टीपल बच्चों को लगेगा, पर ऐसा है नहीं। तो ये एटलीस्ट आपको ये भी बता रहा है कि एस्पिरेंट सोचते कैसे हैं। आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद में इसके रिगार्डिंग बैकग्राउंड क्या है वो इसने बता दिया। इसके बाद में स्टेटमेंट ऑप्शंस ए क्या कह रहा है वो सही है या नहीं है, वो गलत है। इसने बताया वो गलत है, वो गलत क्यों है उसका कारण बता दिया। फिर इसने ये भी बताया कि यूपीएससी का फेवरेट लाइन क्या है, वो भी इसने बता दी। फिर ऑप्शन सेकंड पे आया, उसका बताया कि सही है या नहीं है, गलत है या नहीं है, वो बताया। उसके बाद में कंप्लीट आंसर पे आया और कंप्लीट आंसर इसने बता दिया। अब इसके बाद में इससे रिलेटेड अदर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं वो बता दिया। और इसका सोर्स क्या है, वो है क्लास 11th की एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी, चैप्टर है सोलर रेडिएशन, और इससे रिलेटेड ये टॉपिक पूछा गया है। आपको समझ में आ रहा है कितना डिटेल में अपन आंसर के साथ में किया। ये तो मैंने यहाँ पे बेसिकली ये बताया कि एआई के टूल को कैसे यूज़ करना है और कैसे समझना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये मैं आपको क्यों बता रहा था। ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये नहीं पता है कि आंसर कैसे निकालना है, क्या करना है, तो वो मैंने आपको बताया है। अब समझेंगे कि अपन को एनालिसिस करने के बाद में किन किन चीज़ों को देखना है, कैसे लिखना है, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं। सिर्फ इससे काम नहीं होगा। बाकी बात, एक और बात, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ इंग्लिश में काम करता है, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको हिंदी में सवाल पूछेंगे ना, तो आपको हिंदी में जवाब देगा। एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये लिया फोटो, इस बार इंग्लिश में हिंदी में पूछते हैं। ये लो हिंदी वाला सवाल पेस्ट कर लिया, इसको पूछते हैं, हिंदी में बता देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ गया। तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। ये सारी बातें मैंने यहाँ पे क्लियर की। अब आपको ये देखना है कि इसके नोट्स कैसे बनाने, क्या करना है। ये मैं खुद बना रहा था, तो ये मैंने पिछले साल भी पूरा किया था काम। और अगर आप बोलेंगे ना तो मैं कंप्लीट पीडीएफ को आप तक शेयर कर दूंगा। अब आपको ये नहीं देखना था कि इसका आंसर सही क्या है गलत क्या है, ये जानना यूपीएससी के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यूपीएससी आपसे कंप्लीट सवाल वापस रिपीट नहीं करेगा। वो एक अलग मसला है कि कभी यूपीएससी कर लेता है, पर मेजोरिटी में यूपीएससी सवाल रिपीट नहीं करता है। यूपीएससी कॉन्सेप्ट रिपीट कर सकता है, इसके लिए अपन कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे। एआई का तो मैंने इसके लिए बताया क्योंकि अगर आपको जवाब बिल्कुल ही नहीं पता है तो एआई आपका हेल्प करेगा। अगर अपन को जवाब पता है तो अपन को काम किन किन चीज़ों पे करना है। जैसे ही अपन इस सवाल को पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या लिखा है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो आगामी सौर विकिरण, ठीक है। अब हमें सबसे पहले इसके बारे में जानना है, तो हमने क्या किया, इनकमिंग सोलर रेडिएशन है क्या, उसकी पूरी डेफिनेशन लिख ली। जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है उसको ही अपन शॉर्ट वेव के नाम से जानते हैं। और जो पार्थिव पार्थिव विकिरण यानी कि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है उसको अपन लॉन्ग वेव के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बारे में और क्या फैक्ट हो सकते हैं जो कि एनसीईआरटी से वगैरह जो मैंने उठा कर लिखे हुए, आप चैट जीपीटी को वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, एनसीईआरटी को भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं अगर आपको पता है तो। ये सारी चीज़ें मुझे पहले से पता थी, नहीं पता है तो आप चैट जीपीटी को पूछेंगे तो वो आपको ये सारी जान के बता ही देगा। उस आंसर को अपने ढंग से पढ़ा नहीं है, क्योंकि इतना टाइम मैं पढ़ूंगा, आप खुद पढ़ेंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा। तो मैंने क्या लिखा है कि जो इनकमिंग वेव है वो करीब 14% के आसपास धरती को गर्म करती है, धरती उसका करीब 14% ही एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जो लॉन्ग वेव होती हैं उसको समझिए, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा ही देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए ये धरती है, तो धरती ये नहीं है, धरती तो मेरी माँ है। ठीक है। अरे ये क्या बना दिया, धरती बनाना है, अंडा बन रहा है। अब इस बार बन जाना, इस बार हाँ बन गई, ठीक है। ये है धरती और ये है सूर्य, ठीक है। यहाँ से कुछ किरणें आ रही है, ये देखिए ये आई किरणें यहाँ पे। जब ये किरणें धरती पे आती है ना तो इसकी मैक्सिमम किरणें वापस चली भी जाती हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये धरती पे किरणें आती है तो धरती को ये कुछ गर्म करती हैं। जब सूर्य की किरणें धरती पे पड़ती है तो धरती कुछ गर्म हो जाती है। जब धरती गर्म होती है ना, तब गर्म धरती कुछ वेव
आगे बढ़ाती है, मतलब वो अपने अंदर से गर्मी को छोड़ने लगती है। पहले मैं गर्म हुआ, मैं गर्म होने के बाद में मैं भन-भना गया एकदम, ठीक है? तिलमिला गया। तिलमिला जाने के बाद में मैं और लोगों को गर्म करूँगा। ये वही बात होगी कि मैं गुस्सा था, मैंने अपना गुस्सा किसी और पे निकाला, किसी और पे निकाला, वो गुस्सा हो गया और उसने और ज़्यादा गुस्सा निकाल दिया बाहर। ये वो वाला सीन अपन ले सकते हैं, ठीक है? तो सूर्य की गर्मी से पृथ्वी थोड़ी-सी गर्म हुई, पर पृथ्वी ने उसी गर्मी को इतना बढ़ा दिया, इतना मल्टीप्लाई कर दिया कि वो गर्मी ज़्यादा हो गई। तो ये जो पहली किरण आ रही है इसको अपन इनकमिंग वेव के नाम से जानते हैं, और ये जो जा रही है इसको अपन लॉन्ग वेव या फिर टेरेस्ट्रियल या फिर पार्थिव विकिरण के नाम से जानते हैं। ये बेसिक बात है। और इसमें खेल ये है कि जो ये पहली आती है ना, ये धरती को इतना गर्म नहीं करती जितना ये गर्म करती है। ये कैसे? ये आई और ये जाने लगी, ये चली भी गई, पर ये जो धरती है ना, अब यहाँ से विकिरण निकलने लगती है, ये गर्मी निकलने लगती है। ये जब निकलती है तो एटमॉस्फेयर में होती है बहुत सारी गैसें जिसको अपन ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। मैं ज्योग्राफी पढ़ाने लग गया, पर आप समझिए इसको, क्योंकि पहला सवाल नहीं समझाऊंगा तो आपको पीवाईक्यू समझ में नहीं आएंगे। यहाँ पे टाइम ले रहा हूँ, सेकंड वीडियो में देखना, मैं 1 घंटे के अंदर की 50 सवाल करवा भी लूंगा, ठीक है? पर समझिए, तो ये जो ग्रीन हाउस गैस होती है, फॉर एग्जाम्पल इसमें अपन ले सकते हैं CO2 है, और भी बहुत सारी गैस अपन ले सकते हैं, मिथेन ले सकते हैं, ठीक है? अब ये गैस क्या करेगी? इसको ट्रैप कर लेगी, इसको बांध देगी, तो ये गैस का गुब्बारा बन जाता है। तो जो गर्मी है वो गर्मी बढ़ती रहती है और पृथ्वी ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो ये सारा खेल था। तो ये हमने समझ लिया कि इनकमिंग वेव क्या है, लॉन्ग वेव क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है? अब देखिए क्या किया है मैंने। सबसे पहले इनकमिंग वेव क्या है और जो लॉन्ग वेव क्या है, उन सारी चीज़ों को मैंने बता दिया। ग्रीन हाउस गैस के बारे में मैंने जानकारी ले ली। अब देखिए, जब यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ ग्रीन हाउस गैस, जैसे कि इस सवाल को आप एक बार फिर से पढ़िए। जब आप इस सवाल को पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक टॉपिक देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस। जैसे ही आपने ये सब पढ़ा ग्रीन हाउस गैस, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैस होती क्या है। आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो पता कीजिए, और अगर आपको पता है ना तो उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि ध्यान रखिए कि यूपीएससी अगर किसी भी कीवर्ड को पूछ रहा है ना, तो यूपीएससी उससे फिर से सवाल पूछ सकता है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है वो मैंने यहाँ पे लिख ली, जैसे कि CO2 है, ठीक है, H2O है, CH4 यानी कि मीथेन है, NO2 है, NO2 नहीं है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, N2O है, ठीक है, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, N2O है, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके बाद में ग्रीन हाउस गैस क्या होती है वो मैंने यहाँ पे समझा दिया, क्योंकि नोट्स में बना रहा था, इसके कारण मैंने इतना थोड़ा डिटेल में लिखा है कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। ग्रीन हाउस गैस गैस का गुब्बारा है जो धरती से निकलने वाली जो गर्मी है उसको ट्रैप कर लेती है, उसको रोक लेती है, और धरती के एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। ये ग्रीन हाउस गैस धरती के टेम्परेचर को करीब 15 डिग्री के आसपास बना के रखती हैं। तो ये फैक्ट आपको पता रखना चाहिए कि अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होती ना, तो धरती का एवरेज टेम्परेचर बहुत कम हो जाता, माइनस में चला जा सकता था। लेकिन ये है, इसके कारण धरती का टेम्परेचर 15 डिग्री के आसपास रहता है। ये देख लिया। अब अपन देखेंगे कि इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस कितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ा सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक जो गैस है ग्रीन हाउस गैस में, वो है SF6। ये बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि करीब-करीब ये 300 टाइम से भी ज़्यादा, 300 टाइम नहीं, 300 टाइम से तो बहुत ज़्यादा होती है, तो 3200 गुना आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उतनी गुना ये धरती को गर्म कर सकती हैं। और अपन ये कंपैरिजन किससे करेंगे? CO2 के साथ में। देखिए ये एनवायरनमेंट साइंस के कॉन्सेप्ट है, समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता तो भी ठीक। अपन सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं, बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं। तो कौन-कौन सी ग्रीन हाउस गैस है वो भी देख लिया। H2O है, CO2 है, CH4 है, NO2 है, N2O है, HFC है, PFC है और SF6 है। ये देख लिया। अब क्या हुआ कि मैंने जब ग्रीन हाउस गैस देखा तो मुझे इतना याद नहीं आ रहा था कि किसकी क्या बेस लाइन है, किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो ये मैंने EAE से पूछ के कंप्लीट एक ग्राफ तैयार कर लिया। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, किस ग्रीन हाउस गैस की कितनी इंपॉर्टेंस है वो लिख ली, ठीक है, ये कर लिया। अब आप देखिए, जब हमने ग्रीन हाउस गैस गैस पढ़ लिया, हमने जो टॉपिक पूछा था वो पढ़ लिया, अब उसके रिगार्डिंग और टॉपिक क्या बन सकता है। एनवायरमेंट साइंस में जब आप ग्रीन हाउस गैस को पढ़े थे, तब आपने ग्रीन हाउस गैस के साथ में कुछ प्रोटोकॉल पढ़े थे, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल कौन कौन से थे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल एंड किगाली एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट भी है। ओवरऑल ये 4 बड़े रहते हैं, इसमें पेरिस को भी आप काउंट कर सकते हैं। ये पढ़े थे आपने। अब बाकी लोग क्या करेंगे कि जब पढ़े थे तब पढ़े थे, अब वापस से रिवाइज नहीं करेंगे, लेकिन अब हमें रिवाइज करना है, क्योंकि यूपीएससी ने 2024 में अगर ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड एक लाइन भी पूछी है ना, तो वापस पूछ सकता है। और हमारा पीवाईक्यू का काम क्या है कि पीवाईक्यू लगा रहे हैं तो साथ साथ में उसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो सारे तैयार हो जाए, है ना? इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, और आप करेंगे क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं। तो हमने क्या किया कि तीनों प्रोटोकॉल क्या है वो लिख लिए। जब आपने तीनों प्रोटोकॉल लिख लिए हैं, तो क्यों ना एक बार के लिए सारे प्रोटोकॉल को सही से याद कर लिया जाए। सारे याद ना करें कोई बात नहीं, पर इन्वायरमेंट में जो हमारे इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है, जो क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कम से कम उनको तो पढ़ाया जा सकता है ना?
तो उनके लिए मैंने एक सारणी यहाँ पे तैयार करके फिर से लिख दी। ये मैंने खुद के लिए ही लिखी है, क्योंकि बार-बार पढ़ेंगे तब याद होगा। आप में से मैक्सिमम लोग इन प्रोटोकॉल में फँस के रह जाते हैं कि ये है क्या? अगर मैं आपको एक ही अगर आप कमेंट करेंगे ना, तो मैं आपको 5 मिनट में सारे के सारे प्रोटोकॉल, आज तक जितने प्रोटोकॉल हुए हैं ना, वो मैं आपको सीरीज में याद करवा दूँगा, सीरीज में, और आप कभी नहीं भूलेंगे, मैं आपको वादा कर सकता हूँ। उसके लिए आपके पास में होना चाहिए प्रॉपर क्रोनोलॉजी। कैसे? सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला प्रोटोकॉल जो हुआ था, वो हुआ था 1972 में, जिसको अपन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हुआ 1985 में वियना कन्वेंशन, 1985 में, जो कि ओजोन गैस से रिलेटेड था। ओजोन जो लेयर है उसमें छेद हो रहा था, तो वियना प्रोटोकॉल हुआ। उसके बाद में हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड था? ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड नहीं, पर ये बाद में ग्रीन हाउस गैस के अंदर ऐड हुआ। वो क्यों हुआ वो तो आपने एनवायरमेंट में पढ़ा होगा, पर ओवरऑल मॉन्ट्रियल गैस में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने सीएफसी को बैन किया था। जो सीएफसी है, जो पहले फ्रिज में भी आती थी, एसी में भी होती थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या कर रही थी कि ये ओजोन की जो लेयर है उसमें छेद कर रही थी, तो उसको हमने बैन किया। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट जो भी एस्टेब्लिशमेंट हुई उसको भी देख लेते हैं, जिसकी आईपीसीसी एस्टेब्लिशमेंट हुई, उसकी पहली रिपोर्ट जो आई थी वो 1990 में आई थी, और सेकंड रिपोर्ट 2025 में आई है इसकी, ठीक है। लास्ट ईयर ये सुर्खियों में था, 25 ने 24 में, लास्ट ईयर सुर्खियों में था 2025 के परी में ये, ठीक है। इसके बाद में रियो अर्थ समिट, जो कि 1972, सबसे इंपॉर्टेंट, यहीं से मेजर चीज़ें शुरू हुई थी, ठीक है, 1972 से, 1992 से, 1992 से। इसके बाद में 1995 सीओपी फर्स्ट, मतलब सीओपी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है वो शुरू हुआ। देखिए, समझ में नहीं आ रहा है, इट्स ओके, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक बेसिक बता रहा हूँ कि पढ़ना कैसे है। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको कंप्लीट ये सारी चीज़ें बता दूंगा कि कैसे इन प्रोटोकॉल को पढ़ना है। इसके बाद में 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, फिर 2001 में मार्राकेश एकॉर्ड हुआ, 2005 में जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो फोर्स में आया, 1907 में बाली कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सारी चीज़ें रोड मैप तैयार हुआ था, 2009 में कोपेनहेगन एकॉर्ड साइन हुआ, 2010 में कैनकन एग्रीमेंट हुआ, 2012 में दोहा एग्रीमेंट हुआ, और 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ, फिर 2016 में किगाली एग्रीमेंट हुआ, 2021 में ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट हुआ, और 2023 में यूएई कॉन्फ्रेंस सीओपी 28। फिर उसके बाद में 23 के बाद की सारी चीज़ें अभी इस साल के लिए करंट अफेयर्स है, जिसमें सीओपी 29 और 30, ये दो आपको पढ़नी है। इस बार जो ब्राज़ील में हुई है वो आपको पढ़नी है, ठीक है। अब आप ये देखिए, मैं आपको ओवरऑल समझा क्या रहा हूँ। एक सवाल में हम अभी तक 23 मिनट पे हैं, और अभी तक हमारा पीवाईक्यू एनालिसिस खत्म नहीं हुआ है। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है अभी तक? मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ओवरऑल ये बता रहा हूँ कि आप जब भी किसी सवाल को सॉल्व करें, तो उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, खासकर इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी, एटलीस्ट इन दो सब्जेक्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना। ऐसा मैं इसके लिए कर रहा हूँ कि इन्वायरमेंट या फिर ज्योग्राफी की बात करते हैं, ज्योग्राफी में 2000 से लेकर 2026 तक, ठीक है, कितने पेपर हुए? करीब करीब ये 27 पेपर होते हैं टोटल, ठीक है, 2700 क्वेश्चन है टोटल। इसमें सिर्फ आप ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखना, आप पाएंगे कि ज्योग्राफी के सवाल मैक्सिमम रिपीट हो जाते हैं। इन्वायरमेंट में ये जो मैं आपको बता रहा था ना अभी, ये तीनों पीवाई को लगाना, बार बार आपको दिखेगा कि मॉन्ट्रियल क्या है, क्योटो क्या है, किगाली क्या है, वियना क्या है, बार बार पूछा जाएगा। क्यों? पीवाई क्यों पूछ रहा है, और अगर अपन इसको नज़रअंदाज करेंगे तो कभी याद नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, पर उनको यूपीएससी के रिगार्डिंग सारी जानकारी होती है। क्यों? क्योंकि वो पीवाईक्यू पे काम करते हैं। और वो जो तरीका है ना, जो मैंने शुरुआत में बोला था कि टॉपर बार बार बोलते हैं पीवाईक्यू पीवाईक्यू पीवाईक्यू, ये वो है वो तरीका। हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में पूरा पेज दिया, पूरा पेज। आगे और है क्या? ठीक है, ठीक है, एक पेज में सॉल्व हो गया था, ठीक है, ओके। तो ये पहला सवाल था। अब अपन आगे आ सकते हैं, पहला सवाल हमने पढ़ लिया, सेकंड सवाल पे आ सकते हैं, जहाँ पे सवाल ये पूछा गया है कि भूमध्य रेखा इन्वेटर पे सौर मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर परबल संवहनी संवहनी धाराओं द्वारा उष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एट एज कंपेयर टू पोल्स। एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेट हाइट बाय द स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट। सवाल समझ में आता है तो ठीक, सवाल उसी को समझ में आएगा जिसने ज्योग्राफी पढ़ी है, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ी है। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आपके सिर से तोते उड़ेंगे, नहीं आएगा समझ में। पर आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो इसको लेके पूछ सकते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाते हैं तो क्या कर सकते हैं। इस सवाल में हमसे क्या क्या पूछा गया? ट्रोपोस्फेयर के रिगार्डिंग सवाल पूछा गया है, यानी कि सौर मंडल के रिगार्डिंग सवाल पूछा गया है। सबसे पहले देखते हैं कि ये है क्या। सबसे पहली जो परत बनती है हमारे इन्वायरमेंट में, सौर मंडल की बनती है।
अब सौर मंडल की ऊंचाई कितनी है? इक्वेटर पे देखेंगे तो करीब 18 किलोमीटर, पोल्स पे देखेंगे तो 1 से 10 किलोमीटर। रीजन क्या है? जैसे ही रीजन क्या वगैरह वो आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप थोड़े बहुत इसके नोट्स बना सकते हैं। और जो लैप्स रेट क्या है, तो अपन देखेंगे 6.5 की नॉर्मल लैप्स रेट के अंदर गिना जाता है कि जैसे अपन 1 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं तो एक 6.5 के आसपास का टेम्परेचर रिड्यूस होता है। तो आप देख रहे हैं कि एक सवाल था उसको आपने ऐसे देख लिया। अब अपन अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपको आइसोथर्म से पूछा गया था। अब ये आइसोथर्म्स क्या होते हैं, ये भी जानना जरूरी है। अब आप ये देखिए कि पीवाईक्यू काम में कहाँ पे आते हैं, क्यों जरूरी है वो भी समझिए। 2024 में ये सवाल पूछा था आइसोथर्म से, 2024 में, ठीक है? सवाल आइसोथर्म का था और इसी के लेकर 2025 में फिर से एक सवाल पूछा आइसोथर्म से। दोनों में फर्क क्या वो देखिए, ये 2024 और ये 2025 के दोनों को मैंने एक साथ में लाके लिख दिया है। ये 24 में पूछा है और ये 25 में पूछा है। सवाल लगभग सेम है, लगभग। आइसोथर्म का कॉन्सेप्ट जिसको पता है वो कर लेगा। पहले वाले सवाल में आइसोथर्म के साथ में इन्होंने ओशियन करंट को शामिल कर लिया था और सेकंड वाले में सिर्फ आइसोथर्म को पूछा है। पर ओवरऑल यूपीएससी कर क्या रहा है, कॉन्सेप्ट सेम है, सवाल सेम नहीं है, सवाल पूरा डिफरेंट है। पूछा इसने भी जनवरी है, पूछा इसने भी जनवरी है, पर पूछने के जो सेकंड ऑप्शन है वो पूरा चेंज हो गया है, ठीक है? सेकंड इसमें जो था, इसमें ऑब्वियस सी बात है कि जो सेकंड वाला पूछा था ये गलत था और इसमें ये सेकंड वाला सही था। अब इसमें अपन को जाना नहीं है क्योंकि मैं पेपर आपको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। पेपर अपन नेक्स्ट वीडियो में पूरा सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक-एक ऑप्शंस को खोल के बता दूँगा कि कहना क्या चाह रहा है, कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे लॉजिकल रीजनिंग को लगाना है, कैसे एलिमिनेशन टेक्निक को लगाना है। वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी ये जानना इंपॉर्टेंट है कि एक-एक कॉन्सेप्ट हमें याद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आप देखिए, सवाल ये पूछा गया था। अब इसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपन आइसोथर्म को समझ सकते हैं कि आइसोथर्म होता क्या है। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, कैसे काम करती है, किस तरीके से होती है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे अपन, ठीक है? अब ये कर लिया। अब ये देखिए कि 2024 में जब सवाल पूछा है तो इसमें ओशियन करंट के रिगार्डिंग जानकारी दी है। तो हमें कम से कम जितने भी ओशियन करंट है वो पता होने चाहिए। तो इसने सबसे पहले क्या पूछा है, कोल्ड ओशियन करंट के बारे में पूछा और कोल्ड ओशियन करंट पे इसने क्या-क्या जानकारी दी? गल्फ स्ट्रीम को दिया और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट को दिया। अब जिस व्यक्ति ने ओशियन करंट को पढ़ा है उसको पता है कि ये दोनों कोल्ड ना होके वार्म हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ओशियन करंट के लिए एक पूरा मैप यहाँ पे रेडी करके लिख दिया और हमने ये भी लाइन से लिख दिया कि वार्म करंट कौन से है और कोल्ड करंट कौन से है। नियर फ्यूचर में अगर कोई भी सवाल आया तो हमारा गलत नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि अपन सॉल्व कैसे कर रहे हैं पीवाईक्यू को। ऐसे ही अपन आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे सवाल देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अब यहाँ पे आपको एक सवाल बताता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ऐसे सवाल को हम यूपीएससी में बोनस क्वेश्चन कहते हैं। अब आपका यहाँ से एक इंट्रो शुरू हो जाएगा कि पीवाईक्यू से कैसे सवाल किए जाते हैं सवाल। अभी तक तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था कि उन कॉन्सेप्ट को जो कंप्लीट स्टैटिक नॉलेज है, ये तीनों सवाल अभी तक जो भी हमने तीनों सवाल देखे हैं ना आइसोथर्म से, यहाँ पे ये तीनों सवाल अभी तक जो देखे थे, उसमें से एक भी सवाल आप बिना नॉलेज के सॉल्व नहीं कर सकते थे। अभी ये जो सवाल है ना, इसको सॉल्व करने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत है ही नहीं। सवाल ये कर रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट या फिर कंसिडर द फॉलोइंग। सवाल ये है कि नीचे जितने भी आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से क्या क्या प्रोडक्ट वॉल्केनिक इरप्शन से निकलेगा, यानी कि जब ज्वालामुखी फटती हैं तो उसमें से क्या क्या निकलता है। सवाल ये पूछा है, आपको पता है? मुझे तो नहीं पता, है ना? क्योंकि ज्वालामुखी जब फटती है उसमें से क्या क्या निकलता है, आज भी कुछ ना कुछ तो नया निकलता ही होगा। जब ज्वालामुखी फटी है तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा भी निकला होगा ना जो बिल्कुल माइक्रो लेवल पे होगा, किसी को नहीं पता होगा। ये वो सवाल होते हैं जो झोला खोल के यूपीएससी कह रहा है कि डालो अंदर। ये गलत नहीं होना चाहिए, हमें नहीं पता, अब कुछ भी हो सकता है। फिर भी एक बार के लिए ऑप्शंस पूछ लो जिसके अंदर क्या पूछा है। ये पायरोक्लास्टिक डेब्रिज कचरे के रूप में हो सकता है, एश और डस्ट हो सकता है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स हो सकते हैं और सल्फर कंपाउंड्स हो सकते हैं। यानी कि सल्फर के कुछ तत्व हो सकते हैं, नाइट्रोजन के कुछ तत्व हो सकते हैं, डस्ट हो सकती है, रेत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना? कंकड़ हो सकते हैं। भाई हमें नहीं पता है क्या हो सकता है। अब जब वॉल्केनो फटी है, जब ज्वालामुखी फटी है तो उसमें तो कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है तो अपन सबके ऊपर क्लिक करेंगे। ऐसा बहुत सारे सवाल यूपीएससी पूछता है जहाँ पे इस तरीके के जो बोलते हैं ना ओपन एंडेड स्टेटमेंट होते हैं। ऐसे में आपको जैसे कि इस साल के पेपर में 2024 में मैं काउंट कर रहा था, ऐसे ऐसे करीब करीब 15 से आसपास सवाल हैं जो ओपन एंडेड सवाल हैं। ओपन एंडेड का मतलब ये है कि वो किसी भी सूरत में गलत नहीं हो सकते, कॉमन सेंस लगाएंगे तो जवाब आ जाएगा। ये 3 नंबर का सवाल था। आगे बढ़ेंगे तो फिर आपसे एक पूछा गया कि जो कोको प्रोडक्शन में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, इस सवाल को यूपीएससी में छोड़ना होता है।
ऐसा सवाल जब आ जाते हैं तो छोड़ना होता है। एग्जैक्ट सवाल पूछा है, नहीं पता है तो छोड़ना ही होगा। अपन जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो उसको भी अपन देख लेंगे। फिर नदियों के रिगार्डिंग सवाल पूछा है कि कौन सी नदी कहाँ से मतलब कौन सी नदी पहले है और कौन सी नदी बाद में है। तो जब अपन पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो इसका देखिए, अब एक और बात था, जैसे कि सॉरी, हमने 3 सवाल किए ना, पहला, दूसरा और चौथा। जब इनको हमने किया तो इसका हमने कंप्लीट एनालिसिस किया, आइसोथर्म क्या है, इनकमिंग रेडिएशन क्या है और ट्रोपोस्फीयर क्या है। जब हमने ओपन एंडेड सवाल देखा, कोई सवाल नहीं था, बिल्कुल कॉमन सेंस था, तो इसका अपन एनालिसिस नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से सॉल्व हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, जब ये सवाल पूछा है तो इसका अपन एनालिसिस करेंगे। जो ओपन एंडेड सवाल है, जो कोको प्रोडक्शन के रिगार्डिंग सवाल पूछा गया है, तो इसका अपन प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। पर किसका? जो सवाल पूछा उसका, या फिर और ऑप्शन है उनका। सवाल में आंसर तो ये था, इसका तो अपन करेंगे। ये 4 जो जगह है ना जो पूछी हैं, इसको एक बार के लिए मैप में देख लेंगे, और इसके रिगार्डिंग कुछ और प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको भी एक बार के लिए देख लेंगे। ऑल्दो जो मैंने आपको प्रॉम्प्ट बताया है, उस प्रॉम्प्ट को ये सवाल लिख के दे दोगे ना, तो वो आपको खुद ही बता देगा कि मोरक्को में क्या प्रोड्यूस हो रहा है या फिर बोत्सवाना में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वो आपको खुद ही बता देगा। आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो आपको सारी जानकारी बता देगा। फिर अपन आएंगे नदियों पे। नदियों पे सवाल पूछा है, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, या किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। जब सवाल गंगा से पूछा है ना, तो अब काफ़ी लोग क्या करेंगे, इस सवाल को करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, इसके बाद में जाऊँगा गंगा नदी पे। मैं आप पे जाऊँगा, गंगा नदी को खोलूँगा, और गंगा नदी की जितनी भी ट्रिब्यूटरी है, आज की आज पढ़ के खत्म करूँगा। पीवाईक्यू का मतलब ये होता है कि उस टॉपिक को पढ़ते वक्त आपका सिलेबस भी साथ साथ में पढ़ना चाहिए। देखिए, अगर आपने सिलेबस अभी तक पूरा नहीं किया है, ठीक है, तो उसको साइड बाय साइड करते रहिए, है ना, धीरे 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 बढ़ाते रहिए। पर पीवाईक्यू को रोजाना बेसिस पे कीजिए। यकीन मानिए, अगर आपने इस तरीके से पीवाईक्यू कर लिए, तो आपका है ना 50% सिलेबस तो पीवाईक्यू से ही हो जाएगा। और आप पाएंगे कि यूपीएससी हर एक टॉपिक से सवाल नहीं पूछता है। जैसे पॉलिटी में आएंगे तो आपको पॉलिटी में भी तो ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तब आप पाएंगे कि यूपीएससी के कुछ एक फेवरेट एरिया है जहाँ से यूपीएससी सवाल पूछता है, हर एक एरिया से यूपीएससी सवाल नहीं पूछता। ठीक है, और जो फेवरेट एरिया है वो अपन यहाँ पे कर लेंगे, तो उसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट भी हमें याद हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब अपन इस क्वेश्चन में गंगा नदी को पढ़ेंगे, तो गंगा नदी के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे तैयार हो जाएंगे, है ना। तो गंगा नदी हमारे यहाँ से कंप्लीट तैयार हो जाएगी। फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब इसके अंदर सवाल पूछा है कि जो चट्टानें हैं उनका जो, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, जो चट्टानों की जो वेदरिंग होती है, जो उसका अब से होता है वो क्यों होता है, उसका रिगार्डिंग सवाल है। फिर से ये रुक गया, ठीक है, रुका क्यों है, ठीक है, ये थोड़ा सा लैग कर रहा है आईपैड, क्यों कर रहा है, इस बार स्विच ऑफ करके इसको फिर से ऑन करूंगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल पूछा है, तो अपन को इसमें कुछ ज़्यादा खास जानकारी मुझे देखने को नहीं मिली, तो इसको अपन ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे। ये आप चैट जीपीटी से भी पूछेंगे तो इसके रिगार्डिंग बेसिक जानकारी बता देगा, क्योंकि वेदरिंग टॉपिक भी बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, तो इसको कवर करके अपन आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ पे जानना है, यहाँ पे गंगा नदी को पूरा पढ़ना है। गंगा के बाद में घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, ये सवाल तो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, क्योंकि फिर से शायद ही रिपीट हो, पर गंगा नदी की और ट्रिब्यूटरी यूपीएससी पूछ सकता है। तो गंगा नदी को हमें कंप्लीट पढ़ना है, सारी की सारी नदियाँ, कौन सी नदी आगे से निकलती है, कौन से पीछे, और कौन सी पहले, कौन सी दाहिने साइड से, कौन सी बाइने साइड से, राइट लेफ्ट, सारा पढ़ना है। ठीक है, गंगा नदी के आसपास में कोई बड़ा सा नहर है तो वो पढ़ लो, कोई इंपॉर्टेंट लोकेशन है तो वो पढ़ लो। कम से कम आप गंगा नदी पे 15 से 20 मिनट देंगे, तब आपकी गंगा नदी कवर होगी। अब आप आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। वाटरफॉल से सवाल पूछा है। वाटरफॉल में सवाल पूछा है धुआंधार, हुंड्रू एंड गोरसोपा। हिंदी में क्या पढ़ेंगे इसको, गैरसोपा, गैरसोपा, ठीक है, ये पूछा है। अब ये जो सवाल है ना, यूपीएससी में अगर एग्जाम में आ जाता है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको छोड़ना है, क्योंकि इसमें 3 फैक्ट एग्जैक्ट आपको पता होने चाहिए। जलप्रपात, क्षेत्र और नदी। जो वाटरफॉल है उसका रीजन है और उसकी रिवर है, ये आपको तीनों पहले से पता होने चाहिए। नहीं पता है तो उसको आपको छोड़ना ही होगा। अब अभी अपन क्या करेंगे वो देखिए। अभी अपन इन तीनों को पढ़ेंगे, इसका क्षेत्र क्या है वो पढ़ेंगे, ये तो जानकारी लेंगे। अब इसने धुआंधार के बारे में पूछा है, धुआंधार कहाँ है? धुआंधार वैसे मालवा में नहीं है, जबलपुर में है, ये पता होना चाहिए। हुंड्रू, छोटा नागपुर, सोनरेखा नदी पता है। गैरसोपा पश्चिमी घाट, और ये शरावती नदी है, नेत्रवती नदी नहीं है। एक मिनट, थोड़ा सा, ठीक है, हाँ, ये शरावती नदी ये है, ये नेत्रवती नहीं है। तो अपन ये जानकारी ले लेंगे, ये कर लिया, ओके। तो क्या हमारा वाटरफॉल कंप्लीट हो गया? नहीं। अब इसके बाद में अपन आएंगे वाटरफॉल पे, कि इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है उसके नोट्स तैयार करेंगे, सारे के सारे।
सुवर्णरेखा नदी पे एक और वाटरफॉल भी है जिसका नाम आई थिंक दसम है, दसम दसम असम से रिलेटेड है, ठीक है। वो छोटा नागपुर में ही है। ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल है, उसके बारे में जानकारी लेंगे, जैसे कि दूध सागर वाटरफॉल कहाँ पे है, गोवा में, मांडवी नदी पे, ठीक है। ऐसे जितने भी वाटरफॉल इंडिया के हैं ना, वो सारे यहाँ पे तैयार कर लेंगे। कर लिया तो वाटरफॉल के लिए आपको वापस से बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे आएंगे, फिर आपको जो माउंटेन है उसके रिगार्डिंग जान के, ये वर्ल्ड के माउंटेन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल पूछा गया है, एग्जाम में आएगा तो छोड़ना ही होगा अगर आपको एग्जैक्ट जानकारी नहीं पता है तो। पर अभी अपन क्या करेंगे, पूछा है ना तो यूपीएससी फिर से पूछ सकता है, तो अपन इसको तो कवर करेंगे ही। इसके बाद में फोल्ड माउंटेन क्या है, ब्लॉक माउंटेन क्या है, वो पढ़ लेंगे। और वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट फोल्ड माउंटेन कौन से है और ब्लॉक माउंटेन कौन से है वो पढ़ लेंगे। अपना काम यहाँ पे हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे और ऐसे करते हुए चल जाएंगे, ठीक है। अभी 36 मिनट मैंने यहाँ पे ले ली। मैंने सोचा था कि सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि विवेक को सॉल्व कैसे करना है, और यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करवाने ही बैठ गया। मजा आया कि नहीं आया बताना। और थोड़ा मुझे ये बताओ, हंसी मजाक कॉमेडी इसको साथ में मैं इन्वॉल्व रखूं, एंड इफ यू वांट देन आई कैन बी सो सीरियस, एकदम टू द पॉइंट। पर मुझे लग रहा है कि वैसा होगा नहीं मेरे से। मैंने एनसीईआरटी भी पहले पढ़ाई है, पॉलिटी वगैरह पढ़ाई है। जो पेड बैच के स्टूडेंट है वो अपना रिव्यू यहाँ पे कमेंट में लिखेंगे कि मैं पढ़ाता कैसा हूँ, ताकि और बच्चे जो पहली बार मुझे पढ़ रहे हैं मेरे से, उनको पता रहे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बने। बाकी चीज़ें अच्छी लग रही हैं लाइक कमेंट करके बता सकते हैं। और जो लोग अभी तक यहाँ तक रुके हैं वो एक बार बताना कि आपको क्या लग रहा है कि लंबी क्लास लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अभी यहाँ तक आए हो ना तो कुछ बताना कि आप यहाँ तक रुके हो या नहीं हो, तो एक बार कमेंट करके बताना ताकि मुझे पता रहे कि कितने लोग लास्ट तक रुकते हैं। मैं आपको कमेंट करने का क्यों कहता हूँ पता है, क्योंकि अभी चैनल की रीच काफ़ी डाउन हो चुकी है और मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि चैनल पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत मतलब 100-200 लोग भी अगर रेगुलर बेसिस पे पढ़ने लग जाते हैं ना, वैसे तो इस पे रीच मिलियन में आती थी किसी टाइम पे, और अभी भी आ रही है, वैसे तो कम नहीं है। पर वो जो रेगुलर ऑडियंस थी पहले वाली, क्योंकि बीच में मैं खुद भी चैनल से हट गया था, तो वो थोड़ी सी गलतियाँ तो की है मैंने, ठीक है। अब मैं चीज़ों को और ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे करूँगा। कमेंट लाइक करते रहना, बताते रहना, चीज़ों में मज़ा भी आएगा आपको भी और मुझे भी। और ऐसे वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।